कैरिंग एंगल हमें नॉर्मल एल्बो जॉइंट पे मिलता है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये डिफरेंट पोजीशंस हैं जिसमें कैरिंग एंगल जो है वो वेरी कर रहा है। इन सब पिक्चर्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास जिसमें कैरिंग एंगल नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब अगर हम इसमें देखें, ये हम जो हमारी आर्म होती है, आर्म से लॉन्ग एक्सिस में हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और सेम इसी तरह फोर आर्म से भी हमने लॉन्ग एक्सिस में एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एक लॉन्ग एक्सिस ड्रॉ करना है। तो उन दोनों लॉन्ग एक्सिस के दरमियान जब हम एंगल मेजर करेंगे तो वो हमारे पास कैरिंग एंगल होगा। अब हम जेंडर वाइज देख सकते हैं। जेंडर वाइज ये एंगल जो है ये डिफरेंट होता है। मेल्स में 5 to 10 डिग्री तक होता है और फीमेल्स में 10 to 15 डिग्री तक होता है। सेकंड, अगर हम इस चीज़ की बात करें, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर हम यही लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म और लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म के दरमियान देखें तो ये एंगल अब ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास होगी वेलगस, क्योंकि ये एल्बो जॉइंट पे है तो एल्बो के लिए हम क्यूबाइटस यूज़ करते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास क्यूबाइटस वेलगस है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, इसमें जो नॉर्मल कैरिंग एंगल है वो हमें मिल ही नहीं रहा या फिर माइनस में मिल रहा है। जैसे इसमें -5 डिग्री जा रहा है। तो इसमें ये वाली जो डिफॉर्मिटी एल्बो पे होगी इसे हम कहेंगे क्यूबिटस वेरस। और ये वाली हमारे पास लास्ट आ जाती है जिसमें गन स्टॉप डिफॉर्मिटी होती है। अब जो एंगल है हमारे पास कैरिंग एंगल वो माइनस में और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट -15 डिग्री तक। जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, ये वाली जो लेटरली है एल्बो प्रोनेटेड होगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एल्बो ज़्यादा प्रोमिनेंट जब लेटरली होगी तो ये कंडीशन हमारे पास गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी। अगर तो अलाइन है तो ये क्यूबिटस वेरस है। और अगर ये एंगल हमारे पास ज़्यादा है, मतलब जो एल्बो है टुवर्ड्स मीडियली मूव हुई है नॉर्मल से ज़्यादा और हैंड्स जो है वो अवे फ्रॉम बॉडी जा रहे हैं, तो ये वेलगस डिफॉर्मिटी होगी। और अगर नॉर्मली थोड़े से ही जो हैंड्स और फोर आर्म में अवे फ्रॉम बॉडी होगी तो ये नॉर्मल होता है। ये हमें फिजिकल प्रेजेंटेशन पे भी पता चल जाता है कि कैरिंग एंगल नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है या फिर डिक्रीज्ड है। इसमें याद रखने वाली जो बात है, इसके नॉर्मल वैल्यू जेंडर वाइज मेल्स में 5 to 10 डिग्री और फीमेल्स में 10 to 15 डिग्री। कैरिंग एंगल की अगर हम गूगल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, ये एक्यूट एंगल होता है फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सटेंडेड आर्म एंड फोर आर्म व्हेन पाम इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ये बात याद रखनी है, कैरिंग एंगल हमें तब मिलेगा एल्बो जॉइंट पे जब हमारी आर्म फुली एक्सटेंडेड होगी। जब भी स्लाइटली फ्लेक्स्ड होगी या फुल फ्लेक्स्ड होगी तब कैरिंग एंगल जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए फुली एक्सटेंशन में आर्म को करके फिर ही हम ये मेजर करते हैं। दिस एंगल इज फॉर्म्ड ड्यू टू एंगुलेशन ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ द ह्यूमरस विद द फोर आर्म। The angle is greater in the dominant hand than in non-dominant hand in both males and females. फर्स्ट डिफरेंस हमने देखा था फीमेल्स में ज़्यादा होता है कैरिंग एंगल, और सेकंड डिफरेंस जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डोमिनेंट हैंड में कैरिंग एंगल हमें ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉन डोमिनेंट, और ये दोनों जेंडर में सेम है पॉइंट। एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द एक्सटेंडेड फोर आर्म एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्म, ये उसकी डेफिनेशन होगी कैरिंग एंगल की। जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, पहले जो 10 to 15 डिग्री या जितना भी हमें मिल रहा था वो हमने ये मेजर किया था तो वो मिल रहा था। लेकिन अगर यही चीज़ हम लेटरली मेजर करेंगे, जैसे ये कर्व में नजर आ रही है, तो ये 165 to 170 डिग्री मिलता है, ये नॉर्मल है। Carrying angle is about 170 degrees in males and 167 degrees in females. Disappears when elbow joint is flexed. Permits the forearm to clear the hips in swinging movements during the walking. जैसे कि हम चलते हैं हमारी आर्म स्विंग भी होती है, तो ये कैरिंग एंगल, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये क्या करते हैं, हमारे हैंड्स और जो डिस्टल फोर आर्म है उसको क्लियर करता है हिप जॉइंट से। और नॉर्मल जो फिनोमिना होता है आर्म स्विंगिंग ड्यूरिंग वॉक गेट, वो पॉसिबल होता है ड्यू टू कैरिंग एंगल। अच्छा, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये वही एल्बो जॉइंट हो गया। ह्यूमरस का भी हमने डिस्टल 5 सेंटीमीटर पे लॉन्ग एक्सेस लिया है। सेम इसी तरह ये अगर हम उसको देखें फोर आर्म को, तो उसका भी प्रॉक्सिमल पार्ट होगा। उन दोनों से लॉन्ग एक्सेस ड्रा करके फिर ये एंगल मेजर किया हुआ है 26.5 डिग्री है। तो ये कंडीशन क्या होगी, एंगल ज़्यादा हो रहा है कैरिंग एंगल इंक्रीज होता है क्यूबाइटस वेल्गस में और डिक्रीज होता है क्यूबाइटस वेरस में। ये अगेन वही मेजरमेंट हो गई लॉन्ग एक्सेस एल्बो जॉइंट पे, ये कैरिंग एंगल हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे नॉर्मल है और इसमें हमें मिल रही है जो कैरिंग एंगल है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये क्यूबाइटस वेलगस डिफॉर्मिटी होगी। जब हैंड डिस्टल पार्ट जो है वो अवे फ्रॉम मिड लाइन होगा उसे हम वेलगस कहते हैं। तो ये क्यूबाइटस वेलगस कंडीशन डेवलप हुई है राइट साइड पे जो पिक्चर है। अब ये जेंडर का डिफरेंस हमने पहले भी देखा था कि मेल्स में कैरिंग एंगल कम होता है 5 to 10 डिग्री और फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो ये पिक्टोरियल वही प्रेजेंटेशन हो गई। Carrying angle, it is an angle at which the humerus and the forearm articulate with elbow in full extension and the palms facing forward. The carrying angle permits the arm to be swiveled without contacting the hips. The normal carrying angle of the elbow is about 15 degrees of valgus in males and up to 20 degrees in females. ये वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो कैरिंग एंगल होता है वो लीवर के तौर पर काम करता है व्हेन पोजीशनिंग दी हैंड। फंक्शन एज अ फुलक्रम फॉर द फोर आर्म लीवर। इन पेशेंट यूजिंग द क्रचेज इट फंक्शन एज अ वेट बेयरिंग पॉइंट। ड्यूरिंग थ्रोइंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो। इट इज क्रूशियल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी।
ये एज लीवर वर्क करता है ड्यूरिंग पोजीशनिंग ऑफ द हैंड, फुलक्रम के तौर पर काम कर रहा है। क्रचेस जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए ये वेट बेयरिंग पॉइंट है। थ्रोइंग में ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो, और क्रूशियल एक्टिविटीज़ जो हमारी डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में, ये उसका क्रूशियल रोल होता है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस अगेन वही, और अल्ना उसकी डेफिनेशन हो गई। एवरेज एंगल 13.6 होता है फीमेल्स में और मेल्स में 6.7। लेंथ ऑफ द फोर आर्म एंड कैरिंग एंगल हैज़ सिग्निफिकेंट रिलेशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर आर्म की लेंथ और जो एंगल है इन दोनों का सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है अमंग गर्ल्स। द एल्बो कैरिंग एंगल हायर हु हैव शॉर्ट फोर आर्म, जिनकी फोर आर्म की लेंथ कम होगी उनमें कैरिंग एंगल हमें ज़्यादा मिलेगा। कैरिंग एंगल ज़्यादा मिलेगा मतलब क्यूबाइटस वेल्गस की तरफ मिलेगी एल्बो। डोमिनेंट हैंड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन डोमिनेंट हैंड ड्यू टू लिगामेंटस लेग्सिटी एट द मीडियल एल्बो, या फिर एसिमेट्रिकल बोन ग्रोथ। यूनिलैटरल एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ द ह्यूमरल ट्रोक्लिया जो होता है लीड करता है लॉस ऑफ कैरिंग एंगल को। बोनी रिमॉडलिंग टू अडैप्ट स्ट्रेस अमंग द प्रोफेशनल बेस बॉल पिचर्स। The angle formed between the axis of the humerus and the longitudinal axis of the forearm, अगेन वही चीज़, मैन में 5 डिग्री से ये स्टार्ट हो रहा होता है, 10-15 तक भी जा सकता है, और वुमेन में फीमेल्स में ये 20 डिग्री तक भी नॉर्मल होता है। अच्छा, अब फीमेल्स और मेल में ये जो एंगल डिफरेंस मिलता है उसकी रीज़न होती है वाइडर पेल्विस। वही चीज़ जब भी एल्बो पे क्यूबाइटस वेल्गस डिफॉर्मिटी होगी कैरिंग एंगल इंक्रीज होगा, कभी जब भी क्यूबाइटस वेरस डिफॉर्मिटी होगी तो ये कैरिंग एंगल कम हो जाता है, माइनस में भी जा सकता है। The carrying angle values increases progressively from childhood until 16 years when stabilization noticed। तो ये भी याद रखना है कि शुरू में कैरिंग एंगल कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है बॉडी की वैसे वैसे कैरिंग एंगल ज़्यादा होता जाता है, और ये 16 ईयर तक इंक्रीज हो सकता है। यूजफुल इन मैनेजमेंट इन द एल्बो डिस्प्लेसमेंट एंड द फ्रैक्चर्स, एपिकोंडाइलर डिजीजेस, सर्जिकल प्लानिंग फॉर द एल्बो रिकंस्ट्रक्शन, वॉकिंग, स्विंगिंग एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कैरिंग एंगल के लिए रिस्क फैक्टर्स जो है उसमें हैवी ट्रेनिंग लोड्स जो की जाती है वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अर्ली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, या फिर ईयर राउंड थ्रोइंग है, पार्टिसिपेशन इन मल्टीपल स्पोर्ट्स थ्रोइंग, ट्रेनिंग एरर्स, अनक्वालिफाइड कोचिंग हो सकती है, या फिर सुपरवाइजरी प्रैक्टिस, मसल टेंडन स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंसिबिलिटी डेफिशिएंसीज एंड फॉल्टी इक्विपमेंट्स। ये डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं कैरिंग एंगल जिसमें लॉस्ट हो सकता है। अच्छा, इसी में एक कंडीशन आती है क्यूबाइटस वेरस वेल्गस के अलावा जो थर्ड की चीज़ होती है वो है क्यूबाइटल रिकर्वेटम। जैसे हम नी जॉइंट में देखते हैं जीनो वेरस, जीनो वेल्गम एंड जीनो रिकर्वेटम। रिकर्वेटम में क्या होती है? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी। सेम इसी तरह जब क्यूबाइटस रिकर्वेटम की हम बात करते हैं तो उसमें एल्बो पे हमें हाइपर एक्सटेंशन मिलेगी। हाइपोथेटिकल इंक्रीज इन द सुपीरियर ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच इंक्रीजेस द एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन एंड डिक्रीज द फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन। तो एक्सटेंशन जो है वो नॉर्मल से हमें ज़्यादा मिल रही होती है और फ्लेक्शन नॉर्मल से कम मिलेगी क्यूबाइटस रिकर्वेटम में। ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है एल्बो की। अच्छा, एक और डिफॉर्मिटी होती है गन स्टॉक, जैसे हमने स्टार्ट में पिक्चर में भी देखी थी, जिसमें कैरिंग एंगल -15 तक जा रहा था। लुक्स लाइक आ लोडिंग स्टॉक ऑफ द ओल्ड लॉन्ग बैरल गन्स, क्योंकि इसकी अपीयरेंस बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे ओल्ड लॉन्ग बैरल गन्स की है, तो इसलिए इसे गन स्टॉक डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब इसमें जो कैरिंग एंगल है क्यूबाइटस, एक तो हमारे पास क्यूबाइटस वेरस डिफॉर्मिटी है, और वेरस भी माइनस में एंगल जा रहा है -15 डिग्रीज तक। और इसमें हम देख सकते हैं एंगल जो है, जो एल्बो है वो लेटरली प्रोमिनेंट हो रही है, हालांकि वो मीडियली प्रोमिनेंट होती है नॉर्मली। सेम ये वही हमारे पास डिफॉर्मिटी हो गई, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। एल्बो जो है वो लेटरली प्रोमिनेंट हो रही है। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी, बो एल्बो और गन स्टॉक डिफॉर्मिटी, इसे बो एल्बो भी कहते हैं। वैसे भी बो एल्बो या फिर बो लेग्स हमें क्यूबाइटस वेरस में ही मिल रही होती है। तो गन स्टॉक डिफॉर्मिटी भी क्यूबाइटस वेरस में होगी, इन विच द एक्सटेंडेड फोर आर्म इज डेविएटेड टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूबाइटस वेरस एज इट इज अ वेरस डिफॉर्मिटी। इट कैन बी अ कॉन्जेनिटल कंडीशन, या फिर फ्रैक्चर के बाद भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। मतलब इसके लिए 3 नाम हो गए, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी है, बो एल्बो भी कहते हैं, या फिर क्यूबाइटस वेरस। और रीजंस क्या है? कॉन्जेनिटली हो सकती है या फिर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन के रिजल्ट में।